स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। ऐसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, क्रॉस प्रोडक्ट और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और क्या डिस्कस किया था उस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब जो वेक्टर्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या क्या किस किस तरीके से होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले किसका डिस्कशन करेंगे, 3D से पहले हम किसका करते हैं, 1D का डिस्कशन कर लेते हैं और एक बार 2D का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम 3D पे आते हैं। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1D कॉलिनिटी ऑफ वेक्टर्स। कहने का मतलब क्या है कि देखो 1D, अब 1D में तो मैं क्या बनाऊंगा, एक लाइन बनाऊंगा। मैंने क्या किया, एक लाइन बना लिया है ना। अब इस लाइन में क्या है कि मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर ले लेता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर लेता हूँ, इससे क्या होगा थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इतना छोटा ये एक वेक्टर ले लेता हूँ, दिस इज ए वेक्टर। डन। अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने एक ए वेक्टर ले लिया जिसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, यूँ कह दो कि थोड़ी कम लेंथ का एक वेक्टर ले लिया। अब नेक्स्ट वेक्टर मैं इसी डायरेक्शन में लूँगा क्योंकि 1D है। मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो वेक्टर लूँगा इसी डायरेक्शन में लूँगा। मैं क्या कर लूँ, इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर ले लेता हूँ, दिस इज बी वेक्टर। ये यहाँ से यहाँ तक। अब ये समझ लो कि बी वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, इस ए वेक्टर की लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब देखो क्या करना है इसमें कि इसका मैं क्या कहना चाहिए कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से निकालूंगा। अब देखो इतनी सी लेंथ का मैंने क्या किया, एक लेंथ का ए वेक्टर लिया, उससे ज़्यादा लेंथ का एक बी वेक्टर लिया। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है कि जो बी वेक्टर है वो इससे कुछ लेंथ ज़्यादा है। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो ए वेक्टर है इसमें एक कोई कांस्टेंट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वो किसके इक्वल आ जाए, बी वेक्टर की इक्वल, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1D। मतलब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं कि अगर मैं ए वेक्टर में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, लेट सम कांस्टेंट इज लैम्डा, अगर मैं इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूं विच इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी वेक्टर के। कहने का मतलब क्या है अब कि अगर मैं लैम्डा की कुछ जो वैल्यूज रखता जाऊं, लैम्डा की अलग मैं क्या करूंगा, अलग अलग वैल्यूज रखता जाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। इस तरीके से लिख सकता हूँ कि बी वेक्टर क्या हो गया, इक्वल्स टू लैम्डा टाइम ऑफ ए वेक्टर हो गया। अब क्या हो जाएगा कि ये जो लेंथ ए वेक्टर से ज़्यादा थी तो इसमें क्या हो गया, मैंने कुछ सम कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या हो गया, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ये तो हुई 1D के बाद। 2D की बात करते हैं, क्या है 2D कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। आप इसको इस तरीके से समझो कि मैंने दो वेक्टर्स लिए, क्या लिया, मैंने दो वेक्टर्स लिए विच इज़ नॉन कोलिनियर, जो कि क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो क्या होगा, अच्छा मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखो मान लो ये क्या है, दो वेक्टर्स है, डन, ये दो वेक्टर्स है, दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर है। अब इन वेक्टर्स में देखो कि इस वेक्टर को मैं घुमा के ऐसे रख दूँ, ऐसे रख दूँ, ऐसे रख दूँ या कैसे भी रख दूँ, इन दो वेक्टर से पास होने वाला एक प्लेन तो ज़रूर होगा, होगा ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो दो कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो जो वेक्टर्स होते हैं उनसे पास करने वाला एक प्लेन तो ज़रूर होगा ही होगा। अब कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ कि देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से बना लेता हूँ, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इससे। डन। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अच्छा दो वेक्टर क्या है, नॉन कोलिनियर है, तो उससे क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। अब इसमें देखो क्या है कि एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम लो से मुझे अगर a प्लस बी निकालना है, मतलब a वेक्टर प्लस b निकालना है, दोनों वेक्टर्स का सम निकालना है, या यूँ कहूँ कि इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो वो क्या बनेगा, यो कहाँ से आएगा, डायगोनल से आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम रो से मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट कर लूँगा और ये जो डायगोनल जो आएगा इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, सी वेक्टर बोल लेता हूँ। ये क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा विच इज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब सी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से तो क्या मिला मुझे, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या आएगा, ये दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये इस तरीके से आएगा कुछ कि सी वेक्टर बराबर किसके हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के पैरेललोग्राम लो से। अब देखो मान लो एक फर्स्ट सिचुएशन है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज कर दे रहा हूँ।
चेंज क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ कि एक पैरेललोग्राम और बना लेता हूँ सिचुएशन चेंज करके। तो इसको बना देता हूँ मैं यहाँ पे। अब आप ये समझो कि ये जो ए वेक्टर था, मतलब जो बेस लेंथ है, बेस लेंथ मैं क्या करता हूँ उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ जो वेक्टर है वो इतना ले लेता हूँ, दिस इज ए वेक्टर। और नेक्स्ट जो वेक्टर है वो मैं क्या करता हूँ उसकी लेंथ अगेन कम करके कितनी ले लेता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ, दिस इज बी वेक्टर। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं क्या वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है क्या वो ये सी वेक्टर होगा? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तो क्या कर दिया इस वेक्टर की, ये जो ए वेक्टर लेंथ है ये मैंने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया, बी वेक्टर की लेंथ कम कर दी, इतना कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर एक काम करो, यहाँ से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ये यहाँ से, और इसको जब मैं यूँ यहाँ से यूँ ज्वाइन करूँगा तो ये जो वेक्टर आएगा दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे ये जो वेक्टर है, ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला सी वेक्टर चाहिए। तो अब क्या करोगे? अब कहने का मतलब ये कि अब हम क्या करते हैं, हम इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन वाली कंडीशंस लगाएंगे। कैसे? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ये जो ए वेक्टर है इसमें एक क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया। लेट मैंने क्या किया, लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया। तो लैम्डा मल्टीप्लाई करके मान लो कहाँ तक आ गया, वो यहाँ तक आ गया। कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। ये पूरा एक ए वेक्टर हो गया। ऐसे ही बी वेक्टर में भी क्या करता हूँ, कुछ सम कांस्टेंट लेट म्यू मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा म्यू बी वेक्टर। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से लैम्डा ए वेक्टर करूँगा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वेक्टर हो जाएगा। डन। ऐसे ही इसमें क्या करूँगा, मैं म्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, म्यू बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये पूरा ये वेक्टर हो गया। डन। अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा सी वेक्टर, उसको मैं अब किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D। ये मैंने क्या लिखा है, 2D में लिखा है। अब देखो आप लोग यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यूज रख सकते हो। आप जैसे जैसे लैम्डा और म्यू की वैल्यूज रखते जाओगे हमें क्या मिल जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी वेक्टर वो हमें मिलता जाएगा। अब जरूरी तो ना जो सी वेक्टर है वो यहाँ हवा में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस कॉम्बिनेशन से वो वेक्टर निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, बस लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखता जाऊँगा, मुझे क्या मिल जाएगा, वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर मिल जाएगा। किससे? पैरेललोग्राम लो से। डन। तो ये तो हुई 2D की बात, और ये क्या था 1D। अब बात करते हैं किसकी, 3D की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, 3D वेक्टर इन स्पेस। मतलब हमें क्या बताना है, 3D में क्या बताना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरीके से आएगा। अब देखो मैं क्या ले रहा हूँ, आप इस तरीके से समझ लो, मेरे पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। अब जब भी हमारे पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे तो उससे हमारे पास क्या मिलेगा, या क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एक पैरेललोपिपेड। ठीक है, कैसे बनेगा आप ये समझ लो कि जैसे आपका जो क्यूब या क्यूबॉइड, आप जो क्यूब ले लो उसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको जो ऊपर से यूँ पुश कर रहा हूँ, ऊपर से यूँ पुश करूँगा तो यूँ समझ लो कि हल्का सा वो टेढ़ा हो गया। तो ये फिगर कुछ वैसा ही है, आप इस तरीके से समझ लो इसको। आप इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर लेता हूँ। लेट मैंने क्या ले लिया कि एक ये वेक्टर ले लिया, ये पूरा, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और एक ये वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज सी वेक्टर। डन। इसको आप इस तरीके से समझ लो। अच्छा, अब आप इसको एक बार अच्छे से इमेजिन करो। आप यूँ समझ लो कि आप क्या कर रहे हो, आप आपके रूम में खड़े हो। डन। रूम में खड़े हो, कहाँ पे, फ्लोर पे। अब फ्लोर पे आप इमेजिन करो, आप जस्ट एक कॉर्नर पे देखो, रूम के एक कॉर्नर पे देखो, आप समझ लो ये आपका रूम है। ये एक कॉर्नर हो गया, यहाँ पे यूँ ऐसे एक वेक्टर जा रहा है, ए वेक्टर, एक वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, बी वेक्टर, और एक सी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। आप जो कॉर्नर देखोगे, आप जो रूम की एज है वो देखोगे, तो वहाँ से आप इस तरीके से इमेजिन करोगे 3 वेक्टर जा रहे हैं। मतलब ये ए वेक्टर यहाँ, बी वेक्टर यहाँ, और सी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो जो, अच्छा ये जो पैरेललोपिपेड है इसकी जो ऑल साइड्स है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, सारी पैरेललोग्राम है। ठीक है, सारी क्या होंगी, पैरेललोग्राम होगी। अब फ्लोर के एक एज से आपके अपोज साइड, मतलब दूसरे एज की तरफ देखोगे जब आप, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये समझ लो ये जो पैरेललोग्राम है ये बेस वाला। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लोर है। अब उसकी एक एज से
दूसरी एज की तरफ जब आप देखोगे तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, आप उसको इमेजिन करके देखो, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, जो बेस है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम से ये बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर। तो अब मुझे जो रिजल्टेंट सी वेक्टर निकालना है वो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो डायगनल होगा बेस पे, जो पैरेललोग्राम है, आप जो फ्लोर पे खड़े हो वहाँ के एक एज से, ये एक एज से दूसरी एज पे जो डायगनल मिलेगा वो क्या होगा, हमारा इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ से ये मुझे क्या मिल जाएगा, इसको अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ, यहाँ पे ये मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम मिलेगा। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ये तो बात हो गई किसकी, फ्लोर की। डन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये भी पैरेललोग्राम है। अच्छा ये पैरेललोग्राम है, अब देखो मैं कौन सा पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ, ये फ्लोर पे ये डायगोनल आ गया। अब आपके रूफ की तरफ देखो, रूफ की तरफ, ये आपका ऊपर वाला पार्ट है, ये रूफ, ठीक है। अब यहाँ से इस एज से इस एज पे, यहाँ से लेके इस एज से इस एज को मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, चलो थोड़ा सा अच्छे से ज्वाइन कर देता हूँ इसको, ये कुछ मान लो इस तरीके से ज्वाइन हुआ। अब ये एज मतलब ये साइड और ये साइड, ये वाली जो साइड हो गई ये भी क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। अब मुझे क्या निकालना है कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया। डन, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ये सी वेक्टर पैरेललोग्राम से यहाँ भी सी वेक्टर आ जाएगा, हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। आप इस तरीके से समझो कि आपने जो फ्लोर है वहाँ के एक एज से अपोजिट एज तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक डायगोनल मिल गया। और जो रूफ वाला पार्ट है उसके एक एज से दूसरे एज को कनेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे भी एक डायगोनल मिल गया। तो वो ये डायगोनल ये वाली साइड और ये वाली साइड मिलके क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। डन। अब देखो ये सी वेक्टर, यहाँ से सी वेक्टर। अब जो मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ये जो डायगोनल आएगा, इस डायगोनल को क्या मैं क्या बोलूँगा, बॉडी डायगोनल। क्या बोलूँगा, बॉडी डायगोनल। जो बॉडी डायगोनल आएगा हमारा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट डायगोनल आएगा या रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इस तरीके से कह सकता हूँ। तो मैं इसको यूँ कनेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, दिस डी वेक्टर। किससे बोल रहा हूँ मैं, डी वेक्टर, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस तरीके से बोल सकता हूँ। मतलब जो हमारा बॉडी डायगोनल आया वो क्या आया, डी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। डेट मीन्स कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये आएगा। अब इस तरीके से समझ लो कि जो आपका जो फ्रंट वाला पार्ट है, जो फ्रंट वाला फेस है ये वाला, इसके जो बॉटम कॉर्नर है, मतलब लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, यहाँ से लेके जो बैक वाला फेस है, इस पैरेललोग्राम के बैक वाला, पैरेललोपिपेड के बैक वाला जो फेस है, उसके कहाँ पे, राइट टॉप से कनेक्ट किया है। डन, ये बात समझ में आएगी। तो वहाँ से जो बॉडी डायगोनल आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, विच इज़ डी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। डन। अब ये देखो, इसमें ये तो किसकी बात हुई, सिंपल जो मुझे जनरल 3D फिगर दे रखा है उसकी बात करी मैंने, उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी सिचुएशन फिर से चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ कि मान लो कि जो ए वेक्टर है इसकी लेंथ में फिर से कम कर लेता हूँ, बी वेक्टर की भी कम कर लेता हूँ और सी वेक्टर की भी कम कर लेता हूँ। अब जैसे हमने 1D और 2D में पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं, उस पर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसे हम 1D में या 2D में, अब 3D में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मतलब वो रिजल्टेंट वेक्टर हमें कहीं भी मिले, हम उस लीनियर कॉम्बिनेशन से वो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो अब सिचुएशन चेंज करने के बाद जो मेरा डी वेक्टर आएगा उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। क्या, उस K1 से लिख देते हैं, K1 ए वेक्टर प्लस K2 बी वेक्टर प्लस K3 सी वेक्टर। डन। हमने इस पर वही कंसेप्ट लगाया जो हमने 1D और 2D में लगाया, उसी रिजल्ट को यूज़ करके हमने क्या किया, या उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमने क्या किया, डी वेक्टर निकाल दिया, एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दिया, जो कि क्या है, 3 वेक्टर्स को लिख सकते हैं हम, 3 वेक्टर के सम को लिख सकते हैं किसके साथ, K1 K2 K3 के साथ। तो वो क्या आएगा, डी वेक्टर इक्वल्स टू K1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस K2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस K3 टाइम्स सी वेक्टर।
तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा, 1D में लीनियर कॉम्बिनेशन देखा, 2D में लीनियर कॉम्बिनेशन देखा और 3D में लीनियर कॉम्बिनेशन देखा। ये तो हम किसकी बात कर रहे थे, सीधे से लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे बच्चों, लीनियर डिपेंडेंसी। मतलब अभी जो हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, लाइक जो 1D में पढ़ा था, 2D में पढ़ा था और 3D में हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तो उसमें अब हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब क्या है, जैसे चलो स्टार्ट ही करते हैं। इसमें भी अगेन मैं पहले 1D की बात करूँगा, 2D की बात करूँगा, फिर दैन 3D की बात करेंगे। फर्स्ट D की बात करते हैं, 1D की। 1D में क्या है, जैसे जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आया था वो क्या था, बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। डन। कहने का मतलब क्या है, अब देखो इस इक्वेशन में देखो, ठीक है, कि इसमें अगर मैं लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज रखूं तो मुझे बी वेक्टर मिलता जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर। ये बात समझ में आई। अब ऐसे ही अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रखता जाऊं और ए वेक्टर निकालूंगा यहाँ से, तो ए वेक्टर भी मुझे मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर। डन। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या बोलूँगा, लीनियरली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ये। डन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बी वेक्टर को उस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0। डन। अब देखो क्या कि ये जो लैम्डा है, लैम्डा की मान लो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू मान लो इस तरीके से कि मान लो इसमें आ गया 5/2 आ गया। तो अब 5/2 आएगा तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ आ जाएगा 5a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और क्या कहना चाहिए कि जनरल फॉर्म में या जनरलाइज फॉर्म में लिख लेता हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ कि k1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस k2 टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि जो हम पहले डिस्कशन लैम्डा के लिए कर रहे थे, मुझे लैम्डा के लिए नहीं करना, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, k1 k2 के लिए कर रहा हूँ डिस्कशन। अब देखो क्या कि ये जो इक्वेशन है क्या है, यूँ समझो आप इसको इस तरीके से देखो कि ये मेरे पास क्या है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर मैं k1 और k2 की वैल्यू डालूं, मतलब इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या डाल सकता हूं कि अगर k1 0 है और k2 0 है, मतलब k1 k2 दोनों 0 है, तो दिस इज 0 इक्वल टू 0। मतलब 0 एक ऐसा सोल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई तो हमेशा ही करेगा। ये बात समझ में आई कि k1 k2 अगर दोनों एक साथ 0 है तो इसको सेटिस्फाई तो कर ही रहे। बट अगर इन दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर इनमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो हो जाता है तो क्या होगा कि मान लो जैसे k2 जो है वो नॉन ज़ीरो हुआ। अगर k2 नॉन ज़ीरो हुआ तो मैं क्या करूँगा, k2 को राइट हैंड साइड ले जाऊँगा। अब k2 को अगर मैं राइट हैंड साइड ले गया तो मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस k2 टाइम्स बी वेक्टर। अब माइनस k2 टाइम बी वेक्टर मिला, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस k2 को बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, माइनस k1 अपॉन k2। और माइनस k1 अपॉन k2 को अगेन मैं लैम्डा बोल दूँ तो हम क्या वापस बैक ट्रैक करके इसी इक्वेशन पे पहुँच गए कि बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो वो जो केस आएगा, मतलब जो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो अगेन हम बैक ट्रैक करके वापस इस इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, लीनियरली डिपेंडेंट बोलूँगा। क्या बोलूँगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर k1 k2 दोनों ज़ीरो हो जाए तो उसके बाद क्या, मतलब k1 k2 दोनों ज़ीरो हो गए तो मैं वापस पीछे तो अब जा ही नहीं सकता, ये तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो उस केस में क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से करके बता देता हूँ। देन कैसे कि जैसे मान लो k2 नॉन ज़ीरो है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ k2 जो है वो क्या है, हमारा नॉन ज़ीरो है। तो अब क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे कि k1 टाइम्स ए वेक्टर, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस k2 टाइम्स बी वेक्टर, इस तरीके से। तो अब क्या कर सकते हैं, k2 माइनस k2 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस k1 अपॉन k2 टाइम्स ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। डन।
तो यहाँ से इसको अगर लैम्डा बोल दिया तो अगेन मैं बी वेक्टर को क्या बोल सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये तो वापस वही इक्वेशन आ गई जो अभी मैंने वापस वही इक्वेशन आ गई जो हमने स्टार्ट करा था। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लीनियरली डिपेंडेंट बोलूँगा। अब आपके पास क्या रिजल्ट आया, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि ये केवल लीनियरली इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, जब K1 इक्वल टू K2 बराबर 0 हो। तो इस केस में क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा, जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखो दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे तो उस तरफ राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो 0 से डिवाइड करेंगे नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। केवल कब, जब K1 और K2 दोनों एक साथ 0 हो रहे हैं, तब इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। डन। ये तो किसकी बात हुई, 1D की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, 2D की। अब 2D में देखो आप, 2D में देखो क्या कि जो हमारा 2D में जो इक्वेशन था, मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन था, वो कुछ इस तरीके से था कि C वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर, ये इस तरीके से था। ठीक है, अब वापस इसमें देखो, लैम्डा की कुछ वैल्यू रखूँगा, म्यू की कुछ वैल्यू रखूँगा, तो क्या हो जाएगा, C वेक्टर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। ऐसे ही B वेक्टर निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ AC और A निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ BC। तो बेसिकली ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो अभी मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस यही कंसेप्ट उठा के इस पर लगाता हूँ। अब मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले C वेक्टर को यहीं ले जाता हूँ राइट हैंड साइड, तो क्या रिजल्ट आएगा, लैम्डा टाइम्स A वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर माइनस C वेक्टर बराबर 0। डन, यह है मेरे पास। अब देखो कि यहाँ से कि लैम्डा और म्यू अगेन अब फ्रैक्शनल हो जाए, अगेन इसमें मान लो इसकी वैल्यू 5/2 आ जाए, इसकी वैल्यू 3/2 इस तरीके से आ जाए, तो फिर A वेक्टर के साथ एक क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, B वेक्टर के साथ आ जाएगा, C वेक्टर के साथ आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, K1 टाइम्स A वेक्टर प्लस K2 टाइम्स B वेक्टर प्लस K3 टाइम्स C वेक्टर बराबर 0। ऑलराइट, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब अगेन फिर से देखो कि इनमें से मान लो K1 K2 K3 फिर से तीनों एक साथ 0 हो गए, फिर से तीनों अगर एक साथ 0 हो गए तो फिर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 = 0 एक सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास ये। अब 0 = 0 आ गया तो फिर हम वापस बैक ट्रैक तो ना कर सकते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब मान लो कि इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो है, क्या है, कोई भी एक नॉन जीरो है। मैंने बोल दिया कि अगेन जो K3 है वो क्या है, नॉन जीरो। आप कोई भी K2 भी ले सकते हैं, K1 भी लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ से, अगेन K3 को नॉन जीरो लेता हूँ। तो अब K3 यहाँ से नॉन जीरो आया तो K3 को मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड ले जाऊँगा। अब K3 को राइट हैंड साइड ले गया तो उससे क्या रिजल्ट आया, माइनस K3 टाइम्स C वेक्टर हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या आया, माइनस K3 C वेक्टर। अब जो K3 है, माइनस K3 जो राइट हैंड साइड है, उसमें क्या करता हूँ मैं, बोथ साइड माइनस K3 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, C वेक्टर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, माइनस K1/K3 A वेक्टर माइनस K2/K3 B वेक्टर। तो अगेन मैंने फिर क्या किया कि जो माइनस K1/K3 है उसको अगेन कोई भी, मतलब ये मान लो आप लैम्डा ले लिया और उसको अगेन म्यू ले लिया, तो फिर से क्या हो जाएगा, मैं फिर से बैक ट्रैक करके वापस इस इक्वेशन पे पहुंच जाऊंगा। अब वापस इस इक्वेशन पे पहुंच जाऊंगा तो उसको मैं क्या बोल लूँगा, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी केवल इंडिपेंडेंट का केस कब आएगा, जब K1 = K2 = K3 विच इज इक्वल टू 0। क्या होंगे, साइमल्टेनियसली क्या होंगे, 0 होंगे, तीनों 0 होंगे। तब क्या आ जाएगा हमारे पास, कौन सा केस आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस आ जाएगा। कब, जब तीनों के तीनों क्या होंगे, 0 होंगे। उस केस में क्या कर सकते हैं, हम वापस बैक ट्रैक कर ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये तो किसकी बात हुई, 1D की और 2D की। नेक्स्ट अब किसकी बात कर लेते हैं, 3D की। नेक्स्ट 3D की बात कर लेते हैं। 3D में बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन वाला हमारे पास क्या रिजल्ट आया था कि जो D वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, K1 टाइम्स A वेक्टर प्लस
K2 टाइम्स B वेक्टर प्लस K3 टाइम्स C वेक्टर, यही था। डन। अब इसमें अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा होगा कि जो K1 K2 K3 अगर अलग अलग वैल्यूज रखें तो हम क्या कर सकते हैं, डी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ ABC लिख सकते हैं। ऐसे ही A को DBC की फॉर्म मतलब इन टर्म्स ऑफ DBC लिख सकते हैं, ऐसे ही B को लिख सकते हैं और C को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। डन। अब देखो कि अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, D को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, K1 टाइम्स A वेक्टर प्लस K2 टाइम्स B वेक्टर प्लस K3 टाइम्स C वेक्टर माइनस D वेक्टर इक्वल टू 0। अब फिर से इसको मैं क्या लिखता हूँ, जैसा माइनस डी वेक्टर है तो इसको हम ये क्या लिखूंगा, ये K1 K2 K3 इस फॉर्म में रहने देते हैं, इसको K4 की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, K1 टाइम्स A वेक्टर प्लस K2 टाइम्स B वेक्टर प्लस K3 टाइम्स C वेक्टर एंड प्लस K4 टाइम्स D वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 0। अगेन बच्चों फिर से इसमें वापस वही कंसेप्ट लग जाएगा क्या, कि अगर इसमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो है, कोई भी एक नॉन ज़ीरो है, कोई भी ले सकते हैं आप, K4 ले सकते हैं, K3 K2 K1 कोई भी एक ले सकते हैं। तो मान लो जैसे आप K4 लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे K4 जैसे नॉन ज़ीरो है तो अगेन वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड चल जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस K4 D वेक्टर। अब माइनस K4 से क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे वापस माइनस K1 अपॉन K4 माइनस K2 अपॉन K4 माइनस K3 अपॉन K4 आया। इसको फिर मैंने क्या लिख दिया, अगेन K1 K2 K3 की फॉर्म में लिख दिया। तो इसको मैं क्या करूँगा, वापस बैकट्रैक करके इस इक्वेशन में ला सकता हूँ। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो वो कब होगा, कब, जब K1 इक्वल टू K2 इक्वल्स टू K3 इक्वल्स टू K4 चारों के चारों क्या हो जाएंगे, एक साथ ज़ीरो हो जाएंगे। तो उस केस में क्या बोल सकते हैं, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, जब चारों के चारों जीरो हो जाएंगे। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये कौन सा केस था, 3D का केस था। ऐसे ही हमने 1D देख लिया, 2D देख लिया और 3D भी देख लिया। अब क्या करते हैं बच्चों, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब जो इसकी एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा, हमें एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछा गया था या पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि द वेक्टर्स विच इज और आर, अच्छा इज और आर दैट मीन्स कि मुझे यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल करेक्ट है, कोप्लेनर विद वेक्टर्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या है, एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब आप देखो बच्चों कि ये कब पूछा गया था, IIT JEE 2011 का ये क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको करेंगे कैसे। क्या बोल रखा है कि इज और कोप्लेनर विद वेक्टर्स, मतलब एक वेक्टर है तो मैंने क्या लिया, चलो लेट वो जो वेक्टर है उसको आर वेक्टर ले लेते हैं। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, क्या बोल रखा है कि जो वेक्टर है वो क्या है, कोप्लेनर विद दिस एंड दैट, इन दोनों वेक्टर्स के कोप्लेनर है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जैसे ये है, मैं क्या करता हूँ इसको ए वेक्टर लेता हूँ, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और ये जो दूसरा वाला वेक्टर है उसको बी वेक्टर बोल दिया कि बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब जो वेक्टर है जिसकी बात चल रही है कि द वेक्टर विच इज और आर कोप्लेनर विद दीज वेक्टर्स, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कि वो जो वेक्टर है वो आर वेक्टर है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, इस तरीके से मैं उसको लिख देता हूँ। डन। अच्छा, और जो तीसरा वेक्टर है जिसके परपेंडिकुलर है, लेट दिस इज सी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये मैंने यहाँ भी साइड में लिख दिया। डन। अब देखो कि आर वेक्टर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर इज आई कैप, सॉरी दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। डन। तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मैं आई जे के की फॉर्म में लिख देता हूँ पूरे को। तो इसको किस तरीके से लिखूँगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे कितना आएगा, लैम्डा आई, यहाँ से क्या कहेगा म्यू आई, तो आई कॉमन निकाल लिया तो कितना आ गया, लैम्डा प्लस म्यू आई। डन। फिर नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा, प्लस लेमडा जे, और यहाँ से क्या आएगा, प्लस 2 म्यू। तो यहाँ से अगर मैं जे बाहर निकाल देता हूँ तो कितना आ जाएगा, प्लस
लैम्डा प्लस 2u इस तरीके से आ जाएगा विच इज़ जे वेक्टर प्लस नेक्स्ट इज यहाँ से कितना आ जाएगा 2 लैम्डा के वेक्टर और यहाँ से कितना आ जाएगा u के वेक्टर मतलब के कैप सॉरी, तो के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 लैम्डा प्लस u टाइम्स के कैप। डन, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो क्या कि ये जो वेक्टर है और मुझे क्या बोल रखा है कि जो वेक्टर है वो क्या है परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या होता है 0 होता है, तो आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू कितना है मेरे पास 0 आ गया। क्या करेंगे दोनों का डॉट करेंगे तो अब कितना आ जाएगा यहाँ से लैम्डा प्लस यू और यहाँ पे कितना है 1 तो कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस यू अगेन प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे कितना है 1 तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 2u लैम्डा प्लस 2u और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस u कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस u विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया लैम्डा प्लस 2 लैम्डा विच इज़ 4 लैम्डा प्लस u 2u और u कितना हो गया 4u इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ u इक्वल्स टू माइनस लैम्डा या लैम्डा इक्वल्स टू माइनस u कुछ भी लिख सकते हो आप, तो u इक्वल्स टू माइनस लैम्डा मैंने लिख दिया। अब देखो अब u इक्वल्स टू माइनस लैम्डा मैं क्या रखूँगा इसमें रखूँगा अगर इसमें, ठीक है, तो u की जगह माइनस लैम्डा रखता हूँ तो प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब i वेक्टर तो आ ही नहीं रहा, मतलब जो i वेक्टर है वो तो पिक्चर में है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 है वो तो हट गए, वो तो कैंसिल आउट हो गए कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो है ही नहीं। डन, अब आगे देखते हैं कि u इक्वल्स टू माइनस लैम्डा आप इसमें रखूँगा, चलो इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा u की जगह माइनस मतलब u की जगह माइनस लैम्डा रखूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा r वेक्टर बराबर कितना आएगा यहाँ पे u की जगह माइनस लैम्डा रखा तो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा विच इज माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप और यहाँ रखेंगे तो u की जगह माइनस लैम्डा तो कितना आएगा लैम्डा टाइम्स के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप। अब देखो जो हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर आएगा वो क्या होगा या तो 1 होगा या 4 होगा या 1 4 दोनों होगा। डन, तो मैं क्या कर रहा हूँ लैम्डा की वैल्यूज रख के चेक कर लेता हूँ कि मुझे ये जो वेक्टर है आर वेक्टर वो 1 और 4 बनाना है। तो आप देखो कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मेरे पास आर वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा माइनस जे कैप प्लस के कैप इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज आर वेक्टर माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो ये हमारा आंसर में है माइनस जे कैप प्लस के कैप, एक तो हमारा फोर्थ आंसर आ गया। अब अगर लैम्डा की वैल्यू में -1 रखता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि आर वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस विच इज जे कैप और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के कैप। तो आर वेक्टर अब मुझे क्या मिला -1 रखने पे लैम्डा बराबर -1 रखने पे कि आर वेक्टर बराबर जे कैप माइनस के कैप जे कैप माइनस के कैप। तो बेसिकली जो आंसर है वो क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, मतलब ये दोनों मेरे आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। डन, ऑलराइट बच्चों, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने जो लीनियर कॉम्बिनेशंस पढ़ा और जो लीनियर डिपेंडेंसी पढ़ा मतलब उसका जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे गए हैं। आप देखो IIT 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं और हो सकता है कि आगे भी आए। डन, तो बस आप लोगों को क्या करना है अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से क्वेश्चंस करते रहें। आपके पास भी बहुत क्वेश्चंस होंगे तो उनको प्रैक्टिस करते रहे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।